Okay, so first question is, name the scientist who first proposed the wave theory of light. बताओ. Name the scientist who first proposed the wave theory of light. हॉजन्स प्रिंसिपल पढ़ा, तो उसमें हमने हॉजन्स नेम स्टडी किया. द नेम इज क्रिस्टन हॉजन्स. ठीक है, जिसने सबसे पहले वेव थ्योरी ऑफ लाइट को प्रपोज किया. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which three phenomena establish the wave nature of light? Three phenomena establish wave nature. कि लाइट का जो वेव नेचर है, ये आपको सबसे स्टार्टिंग में जब मैंने चैप्टर स्टार्ट करवाया था आपको तब बताया था कि जो वेवलेट वेव थ्योरी है वो किस किस चीज को एग्जिबिट करती है. दैट इज इंटरफेरेंस, हमने पढ़ा है. ठीक है. डायफ्रेक्शन, डायफ्रेक्शन एंड थर्ड इज पोलराइजेशन. पोलराइजेशन का बहुत ही स्मॉल टॉपिक है आई थिंक सिलेबस में, वो आपको बाद में करवा दूंगा. अदरवाइज मैं देखती हूँ, मुझे लगता है पता नहीं है या नहीं है, मैं क्लियर नहीं हूँ, मैं चेक कर लेती हूँ. ठीक है. तो थर्ड इज पोलराइजेशन. बाकी जो मेन था मैंने सब कुछ करवा दिया है. इंटरफेरेंस, डायफ्रेक्शन एंड पोलराइजेशन. तो यहाँ पे आपने ये तीनों चीजें हैं वो नोट करनी है. ठीक है. दीज आर द थ्री फिनोमिनन्स व्हिच एस्टैब्लिश द वेव नेचर ऑफ लाइट. ये क्वेश्चन एक दूसरे फॉर्म में भी आ सकता है. अनदर फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन इज के व्हाट आर द रीजंस टू बिलीव दैट लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ अ वेव मोशन. ठीक है. कि कैसे पता चलता है कि जो लाइट है वो हम कैसे हर जगह पे हम कंसिडर कर रहे हैं लाइट को वेव के साथ. कैसे आप उसको ज्वाइन कर सकते हो? बाय इंटरफेरेंस, डायफ्रेक्शन एंड पोलराइजेशन. तो यहाँ पे पता चलता है कि जो लाइट है दैट हैज अ वेव मोशन. ठीक है. तो अभी हम इसको इस तरीके से बनाते हैं. ठीक है. अच्छा, वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट बोलो. हाँ जी, आवाज नहीं आ रही. वेव फ्रंट. हाँ जी, क्या बोल रहे हो? वेव्स ड्रॉ की थी हमने, जो कंटिन्यूसली सर्कल्स बन रहे हैं, वाइब्रेशन हो रही है, एक ही फेज में है, 360 360 360. तो अगर हम बोल सकते हैं तो दीज आर द वेव फ्रंट. अगर आपको इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी है तो लिख सकते हो. इट इज द कंटिन्यूस लोकस ऑफ it is the continuous locus of all such particles of the medium which are vibrating
which are vibrating in the same phase. ठीक है. अच्छा, क्या दो वेव फ्रंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं? जैसे ये है ना, एक दूसरे को. नो, दो वेव्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. ठीक है, बिकॉज इनकी जो प्रोपोगेशन है वो कंटिन्यूसली होती है. जो एक है वो दूसरे को वाइब्रेशंस की वजह से प्रोपोगेट करता है. सो दैट इज वाई यहाँ पे जो एनर्जी है वो भी आप बोल सकते हो कि एक वेव से दूसरी वेव में एनर्जी रिलीज हो रही है. तो इंटरसेक्शन इज नॉट पॉसिबल. ठीक है. अच्छा, शेप क्या होती है वेव फ्रंट की? शेप ऑफ वेव फ्रंट, इट इज स्फेरिकल इन शेप. स्फेरिकल होती है, मतलब अगर हम बोले कि हाँ, वैसे दोनों चीजों में बोल सकते हो, सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल फॉर्म में, क्योंकि हमने किया ना वेव फ्रंट ड्रॉ किए थे, टाइप ऑफ वेव फ्रंट ड्रॉ किए थे ना. ठीक है. अ, हम्म स्फेरिकल शेप बता सकते हो इसकी. हाँ. अच्छा, सेकेंडरी वेवलेट्स कौन से होते हैं? ये आपकी वैसे इसकी बुक है ना, जो उसी में से क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं, 1 मार्क के, जो मेन है एस एल अरोड़ा में से. सेकेंडरी वेवलेट, जब एक वेव फ्रंट, हाँ हाँ, एक वेव फ्रंट जब दूसरे से टकराती है, देन इट क्रिएट्स अ डिस्टरबेंस टू अनदर, उसको हम सेकेंडरी वेव फ्रंट बोलेंगे. ठीक है. हॉजन्स प्रिंसिपल तो पता ही है आपको. क्या होता है हॉजन्स प्रिंसिपल, कोई बताएगा? देख के ही बोल दो चाहे, बट बोलो. अभी जो सेकेंडरी वेवलेट पूछा वो हॉजन प्रिंसिपल से ही तो हमें पता चला था. हॉजन प्रिंसिपल यही तो बोलता था कि जो एक पॉइंट पे अगर एक वेव फ्रंट है तो वो दूसरे सोर्स को जन्म देता है. ठीक है, और ये स्प्रेड आउट होता है विद द स्पीड ऑफ लाइट के साथ. ठीक है. अब हाँ हाँ, जो नया वेव फ्रंट बनता है उसको हम सेकेंडरी वेवलेट बोलते हैं. तो ये हॉजन प्रिंसिपल में ही तो था. What is the main condition to produce interference of light? What is the main condition to produce interference of light? कोहेरेंट एंड नॉन कोहेरेंट सोर्सेस पढ़े थे हमने. इंटरफेरेंस ऑफ लाइट मतलब कि जब दो सोर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पास एक जैसे, राइट. तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी? इंटरफेरेंस होने के लिए सोर्स होना जरूरी है. अगर सोर्स ही नहीं प्रेजेंट होगा, लाइट कहाँ से एंटर होगी? सो सोर्स ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट. ठीक है, इसके लिए ये जरूरी है. इसके साथ ही क्वेश्चन और है, स्टेट द एसेंशियल कंडीशंस
फॉर टू लाइट वेव्स टू बी कोहेरेंट। अब ऐसी कौन सी कंडीशन होनी चाहिए जरूरी है, क्योंकि आपको याद है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जब हमने किया था तो हमने दो सोर्सेज लिए थे, देन बोला था कि ये दो सोर्सेज आपस में क्या करती हैं, फिर ऐसे जो लाइन पास करेगी और इंटरफेरेंस क्रिएट करती हैं, ठीक है, ऐसे फिर हमारे पास फ्रिंजेस बनते थे। तो क्या कंडीशंस हो कि जो लाइट वेव्स है वो कोहेरेंट हो, ठीक है। सबसे पहले तो क्या हो, ये दोनों लाइट वेव्स हैं वो कंटिन्यूस होनी चाहिए, ठीक है, लिख लो, टू वेव्स मस्ट बी कंटिन्यूस। Second, the two waves should be of same frequency. ठीक है। Third, they should have a constant or a zero phase difference. Constant or a zero phase difference, ठीक है। उनमें उनमें फेज डिफरेंस नहीं होता, ठीक है, तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, give the relation between path difference give the relation between path difference and wavelength for constructive interference, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमने किया। पाथ डिफरेंस मतलब कि अपना लैम्डा आ गया, सॉरी वेवलेंथ होगी हमारी, लैम्डा हो गई, एंड जो पाथ डिफरेंस है वो हमने एन से डिनोट किया था, मतलब कि 1 2 3 जितनी हमारे पास कंडीशन आ रही थी। तो आपको कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव के लिए रिलेशन बताना है, अगर आपको याद हो तो हमने ये लिखा था, ठीक है, को बताती हूँ अभी, याद आ जाएगा, याद आ जाएगा। जैसे कि कंस्ट्रक्टिव सी आई लिख रही हूँ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या था, एन लैम्डा, जिसमें हम लिख रहे थे एन की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, मतलब कि 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, है ना। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या था, लैम्डा बाय 2, राइट, जहां पे हमारे पास फॉर्मूला आया था P इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा बाय 2, ठीक है। मतलब कि क्या आ जाएगा जब इसको पुट करेंगे तो 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, 7 लैम्डा बाय 2, सो ऑन, ठीक है। so these are the conditions for constructive and destructive interference, ठीक है। तो ये आपको 1 मार्क में भी क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये सिर्फ फॉर्मूला बनाया गया है यहाँ पे 2n-1, क्योंकि जब आप n की वैल्यू पुट करोगे, 2 पुट करोगे, 2 2 जा 4, 4 - 1 3, 3 लैम्डा बाय 2, 3 पुट करोगे, 3 2 जा 6, 6 - 1 5, 5 लैम्डा बाय 2, ठीक है, ये कंडीशंस आपके पास आएंगी, ठीक है। एनी डाउट?
Okay, fringe width is denoted by, बोलो, fringe width is denoted by beta. Yes or no? इसका फॉर्मूला क्या था फ्रिंज विड्थ का? क्या रिलेशन हमने लास्ट में निकाला था फ्रिंज विड्थ का? हाँ, कैपिटल डी लैम्डा बाय स्मॉल डी, ठीक है। तो इट मींस जो बीटा है दैट इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आता है कि व्हाट हैपन व्हेन द, अगर हम वेवलेंथ है उसको इंक्रीज कर दे तो फ्रिंज विड्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, या फिर डिक्रीज कर दें, फ्रिंज विड्थ को डिक्रीज कर दे तो लैम्डा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, दोनों ये जो हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जितना आप बीटा इंक्रीज करोगे उतना लैम्डा इंक्रीज होगा, जितना डिक्रीज करोगे उतना लैम्डा डिक्रीज होगा, ठीक है, राइट। तो अगर आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है आप उसको बता सकते हो। हाँ, अगर आपको डिस्टेंस के साथ आता है, ठीक है, जो स्मॉल डी है, जो स्लिट डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट, ठीक है, तो उसके साथ आता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। फ्रिंज विड्थ डिक्रीज है तो दिस इज जो स्लिट का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। काफी क्वेश्चंस हैं इस पे। इज द सेंट्रल फ्रिंज ब्राइट और अ डार्क इन द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट? जब ये एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, मैंने आपको वो जो एक वीडियो पिक्चर भी दिखा लगाई हुई थी साथ में, ठीक है, उस पिक्चर में आपने बताना था कि जो सेंटर, बिल्कुल सेंटर में जो आपके पास फ्रिंज थी वो डार्क थी वो या फिर लाइट थी, ब्राइट थी या डार्क थी, ठीक है, समझ रहे हो, ऐसी थी या नहीं थी, वेकेंट थी, बिल्कुल सेंटर में, बताओ। Is the central fringe bright or dark in the young double slit experiment? डार्क थी या ब्राइट थी? इट्स अ ब्राइट फ्रिंज, लाइट पड़ रही थी उसके ऊपर, ये लाइट थी यहाँ पे, ये जो वो थी जो रोशनी पड़ रही थी जिसके ऊपर। डार्क फ्रिंज में तो लाइट ही नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल सेंटर में लाइट थी, आप चेक कर लेना बाद में। एक क्वेश्चन है, obtain the ratio of, write down the question, obtain the ratio of, obtain the ratio of interference fringe width, interference fringe width beta 1 and beta 2, beta 1 and beta 2 ये तो fringe width है, with monochromatic, monochromatic red light of lambda 1 is equals to 660 nanometer, lambda 1 is 660 nanometer, and जो UV light है lambda 2 that is 330 nanometer। आपको इसकी रेशियो निकालनी है। I repeat the question. Obtain the ratio of interference fringe width beta 1 and beta 2 obtained with monochromatic red light of lambda 1 660 nanometer and UV light ultraviolet light lambda 2 330 nanometer। कुछ भी नहीं करना, just take a ratio of beta 1 by beta 2,
ठीक है, हम जो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसको ऊपर रखेंगे, जिसकी वेवलेंथ कम है उसको नीचे करेंगे। लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, चेकआउट द रेशो कितनी आएगी, आंसर बताओ। हाँ जी, इट्स 2:1। 660 बाई 3 वो करोगे ना, 660 डिवाइडेड बाय दिस, तो क्या आ जाएगी 2/1। तो बेटे रेशो बतानी है ना, 2:1, ये बताओगे पूरा। डन। अच्छा, हमने इंटेंसिटी के लिए भी की थी डेरिवेशन। यस, की थी या नहीं की थी इंटेंसिटी की। ठीक है, जिसमें हम पूरा मैथमेटिकल जो टर्म्स है वो यूज कर रहे थे, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन वाली टर्म्स थी हमारे पास। तो इंटेंसिटी की हमारे पास वो लास्ट में क्या रिलेशन था, इंटेंसिटी का क्या आई थी इंटेंसिटी, बताओ। हाँ जी, वही वाली। हाँ, तो यहाँ पे आपको वैल्यूज पुट करने के लिए आ सकते हैं इंटेंसिटी की। ठीक है, आई इक्वल्स टू I1 प्लस I2 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाइव। तो ऐसे पे ही आपको वैल्यूज है वो पुट करनी आ सकती है इंटरफेरेंस की, इन द फॉर्म ऑफ कोहेरेंट वेव्स की इंटेंसिटी। देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है इसका। टू आइडेंटिकल कोहेरेंट वेव्स लिखो फटाफट साथ में, कोहेरेंट वेव्स each of intensity I naught are producing an interference pattern producing an interference pattern. Write the value of write the value of resultant intensity, value of resultant intensity at a point of number 1 constructive interference, number 2 destructive interference. Constructive interference, destructive interference. तो यहाँ पे इंटेंसिटी का रिलेशन वही लेना है, I इक्वल्स टू I1 I2 अंडर रूट 2 I1 I2 cos फाइव। ठीक है, I1 प्लस I2 होता है यहाँ पे। तो टेकिंग दैट रिलेशन हम सबसे पहले करेंगे फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे उन्होंने देखो हमें गिवन है कि ईच वेव आई नॉट, मतलब कि जो I1 है वो भी आई नॉट है, जो I2 है वो भी आई नॉट है। ठीक है,
तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, आई इक्वल्स टू आई नॉट प्लस आई नॉट प्लस 2 अंडर रूट आई नॉट। समझ रहे हो क्या किया है, कॉस। अब देखो दे प्रोड्यूसिंग द पैटर्न, कोहेरेंट वेव है, कोहेरेंट है तो 0 डिग्री एक सिमिलर सोर्स में से आ रही है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो कहां से स्टार्ट होता है, 0 से, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 2 I0 प्लस 2 cos 0 1 होता है, तो 2 अंडर रूट I0 स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो 2I0 प्लस 2I0 कितना आ जाएगा, 4I0, ठीक है। सिमिलरली आप करोगे इसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, आप क्या करोगे, 0 डिग्री को 180 डिग्री पुट कर दो, देखो कितना आता है बताओ मुझे। फॉर अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी, हाँ जी 0, ठीक है। 180 -1, तो यहाँ पे ये पूरा 0 हो गया। इस तरीके से आप जितने क्वेश्चन चाहो देखो, आपके पास बुक्स हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। डायफ्रेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, बताओ, सैटरडे की आई है। हम्म, when there is a bending of light around the corners of a aperture, ठीक है, उसको हम डायफ्रेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। What is the condition of first minimum in case of diffraction due to single slit? क्वेश्चन लिखो, what is the first minimum condition for first minimum in case of diffraction due to single slit? मिनिमम मैक्सिमम ये निकाला हमने, कंडीशन निकाली है, तो मिनिमम के लिए क्या था, d sin थीटा इक्वल्स टू लैम्डा, अभी डेरिवेशन किया हमने। मैं आपको डिफरेंस सेंड करूंगी इंटरफेरेंस एंड डायफ्रेक्शन का, वो आपने करना है।
क्वेश्चन लिखो एक नेक्स्ट. Two plane monochromatic waves, two plane monochromatic waves propagating in the same direction, two plane monochromatic waves propagating in the same direction with amplitude A, capital A, with amplitude capital A and 2A, which differing in phase by pi by 3, calculate the amplitude of resultant wave. Calculate the amplitude of resultant wave. Resultant कैसे निकालते हैं हम वेव की? रिजल्टेंट जनरली रिजल्टेंट हमने किया हुआ है. हाँ, राइट, वेरी गुड. क्या करते होते हैं हम? रूट लेते हैं, ठीक है. जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे करते हैं. अब हमारे पास जो A1 है वो कितना है? वो मतलब मान लो कि दो हमारे पास पॉइंट्स है, एक A1 है, एक A2 है, ठीक है. जो A1 है, ऐसे लिख लो चाहे आप, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 cos phi, where A1 is A, ठीक है. where A2 is 2A, क्वेश्चन में गिवन है. पुट करो A और 2A की वैल्यू यहाँ पे. पाई कितना है? पाई बाय 3, ठीक है. पाई बाय 3 की वैल्यू, पाई बाय 3 मतलब कि 180 डिवाइड बाय 3 कितना होता है? हाँ, cos 60 कितना होता है? cos 60, हाँ 1/2 होगा. करो पुट इसको. आंसर बताओ मुझे कितना आएगा इसका. जल्दी. A1 इक्वल्स टू A है, A2 इक्वल्स टू 2A है, क्वेश्चन में गिवन है हमें. मतलब आप, हाँ जी, हाँ, √7A, राइट. शुभम, √7A², A को बाहर निकाल दो तो √7A. A स्क्वायर का तो A होता है ना. हाँ जी.
Next question. In young double slit experiment, write down the question. फटाफट लिखो जरा. In young double slit experiment, YDE लिख लो. The two parallel slits are made on. The two parallel slits are made on 1 millimeter apart. 1 millimeter apart. 1 millimeter apart, and a screen is placed 1 meter away,